नमस्कार बच्चों, मैं भोपाल यादव। आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पादपों में पोषण। बच्चों देखिए, मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर आपका एक पीडीएफ फॉर्मेट में ले लिया है। इस चैप्टर को मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड किया है, जिसका पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि जो भोजन के घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, और मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट, साथ में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, और साथ में उसमें जल भी होता है, रेसे भी होते हैं। लेकिन मेन जो घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये भोजन के घटक होते हैं जिनको हम पोषक पदार्थ कहते हैं। इन पोषक पदार्थों की अगर भोजन में किसी तरीके से कमी हो जाती है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है या वसा की मात्रा कम है तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। विटामिन्स नहीं है या खनिज लवण नहीं है तो उनसे संबंधित कई रोग मनुष्य में या उस जीव में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, सूक्ष्म जीव हो या कोई बड़ा जीव हो या मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही प्रत्येक जीव को ऊर्जा की पूर्ति होती है। देखिए, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि साहब हम तो भोजन खुद ही बनाते हैं रसोई के अंदर। ऐसा नहीं है। जो भोजन आप लोग बनाते हो उस भोजन के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा पदार्थ चाहिए, जैसे कि हम चपाती बनाते हैं तो उसके लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए, तो वो आटा हमें गेहूं से मिलता है। और गेहूं कहाँ से मिलेगा? हमें पेड़ पौधों से मिलेगा। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर ऐसा पेड़ पौधों को छोड़कर ऐसा कोई जीव नहीं है जो स्वयं अपना भोजन बनाता हो। सब जीव, प्रत्येक सजीव पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करता है भोजन के लिए। तो देखिए, वे पादप अथवा पादपों का परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मानव अगर शाकाहारी है तो वो सीधा पादपों पर डिपेंड करेगा, और अगर मान लीजिए मांसाहारी है तो वो किसी भी जीव का भक्षण करेगा। अब अल्टीमेटली वो जीव किस पे डिपेंड कर रहा है? पादपों के ऊपर। तो पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन है उस जीव के शरीर में जाएगा, और उस जीव का भक्षण करने पर उस जीव से वो भोजन मनुष्य के अंदर चला जाएगा। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो एक बात इस पैराग्राफ में निकल कर आई कि भोजन के लिए मानव और जितने भी सजीव हैं पेड़ पौधों को छोड़कर, वो सब के सब किसके ऊपर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, पोषण क्या होता है। पोषण के बारे में अगर हम बात करें तो सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की जो क्रियाविधि होती है उसी को पोषण कहते हैं। देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवणों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनको परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश का मतलब वातावरण से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, खनिज लवण और जल भूमि से उनको मिल जाते हैं जो जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए उन्हें समर्थ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी पौधे को कोई बकरी खा जाती है तो वो पौधा जल्दी से वापस विकसित कैसे होगा? अगर उसको पर्याप्त मात्रा में आप पानी दें, पर्याप्त मात्रा में उसको प्रकाश मिले, पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण मिले, तो वो पौधा पुनः अपनी शाखाओं को क्या कर लेता है? विकसित कर लेता है। तो शारीरिक संरचना, शारीरिक वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों
की पुनः पूर्ति के लिए या उनको विकसित करने के लिए पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है पोषण की, कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आप एक बार इसको क्या करें, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, कहाँ से आपको अंडरलाइन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की जो विधि होती है उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक किताब के अंदर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। तो कुछ जीव जो होते हैं स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि अपन ने बात करी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते, तो इस विधि को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। जबकि कुछ जीव जो है पौधों पर डिपेंड करते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विषम पोषी या विषम पोषण कहलाता है। तो पोषण के दो प्रकार हो गए, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में स्वयं भोजन तैयार करेंगे और विषम पोषण में दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जितने भी मनुष्य सहित जितने भी दूसरे जीव जंतु हैं जो भोजन के लिए पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। देखिए, एक पहेली आपको दिखाई गई है यहाँ पे, कि पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं कर सकते। सूर्य के प्रकाश को ऐसा कोई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। इसलिए मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवणों से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो किस पर निर्भर रहता है भोजन के लिए? पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि पेड़ पौधे जो भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? रसोई के अंदर बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर वो भोजन का संश्लेषण करते हैं? तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा? खाद्य फैक्ट्री कहा जाएगा। देखिए, पौधे में जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो आखिर ऐसा इन सब में से कौन सा अंग ऐसा है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और जहाँ भोजन का संश्लेषण होगा? तो अभी आगे हम देखेंगे कि पत्ती पौधे का एक ऐसा अंग है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती में ऐसी क्षमता होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को ट्रैप करती है, और जड़ों द्वारा जो खनिज और जल होता है वो अवशोषित होकर पत्ती में पहुंचता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर्णहरित जो कि पत्ती के अंदर मौजूद होता है उसकी उपस्थिति में इन सब से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्ती कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, जो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में पत्ती में संचित रहता है। देखिए, तो क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में निर्मित होता है? पादप अपने परिवेश से कच्चे सामग्री किस प्रकार प्राप्त करता है? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जल है, खनिज लवण है, वो जड़ों से होता हुआ पत्ती तक पहुंचता है, किस तरीके से सूर्य का प्रकाश पत्ती में अवशोषित होता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में अवशोषित होती है, और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए इन सबसे पौधा जो है भोजन का निर्माण करता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो पादपों में या पौधों में जो भोजन निर्माण की क्रिया होती है उसे एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है? तो देखिए, भोजन बनाने की जो क्रिया है उसे कहेंगे हम संश्लेषण, क्योंकि बन रहा है कुछ,
तो बनने की क्रिया को हम कहते हैं संश्लेषण, और किसी चीज़ को अगर हम तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसको कहते हैं विश्लेषण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भोजन बन रहा है तो हम कहेंगे संश्लेषण। अब ये किसकी उपस्थिति में बन रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है, इसलिए इस क्रिया को क्या नाम दिया गया, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है, इसको आप अंडरलाइन कराएं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। इसका मतलब ये है कि जो भोजन निर्माण की क्रिया होती है वो पत्ती के अंदर ही होती है। वैसे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितने भी अंग हैं पौधे के जिनके अंदर पर्णहरित मौजूद है या हरित लवक मौजूद है, उन सब के अंदर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। लेकिन सर्वाधिक फास्ट, सबसे तेज दर से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, पत्ती में होती है। क्योंकि पत्ती क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को सीधा एब्जॉर्ब करती है, वो प्रकाश की उपस्थिति में मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, इसलिए। और दूसरी जो बात है, पर्णहरित जो होता है जिसको हम हरित लवक कहते हैं, इस हरित लवक की वजह से ही पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है, और ये पर्णहरित सर्वाधिक मात्रा में किस में मिलता है, हमें पत्ती के अंदर मिलता है। तो देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। सारे के सारे कच्चे पदार्थ में कौन कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से आएगी, प्रकाश सूर्य से मिलेगा, खनिज लवण और जल मृदा से अवशोषित होकर जड़ों द्वारा तने से होता हुआ पत्ती तक पहुंचेगा। तो ये सब चीज़ें जो एक कच्चे पदार्थ के रूप में प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है, ये पत्ती तक पहुंचनी आवश्यक है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए, पत्ती में क्या होते हैं, पत्ती की जो सरफेस होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह, तो उसके ऊपर कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र जो होते हैं ऊपरी सतह पे कम होते हैं, निचली सतह पे रंध्र ज़्यादा होते हैं। अब इसका कारण ये है कि अगर ऊपरी सतह पे रंध्र ज़्यादा होंगे तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो रंध्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए खुलेंगे, CO2 के अवशोषण के लिए खुलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए खुलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो करेंगे, लेकिन साथ में उनमें से जो पत्ती के अंदर जल मौजूद है जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित करने के बाद तने से होता हुआ पत्ती तक पहुंचा, वो जल क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उन रंध्रों से बाहर निकल जाएगा। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल हानि कम हो, इसको देखते हुए पौधे में प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जो रंध्रों की संख्या होती है वो ऊपरी सतह पे कम होती है, जबकि पत्ती की निचली सतह पे ज़्यादा होती है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में पत्ती की ऊपरी सतह होती है। ठीक है, तो कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, इन रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो ये एक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके ऊपर गार्ड सेल्स होती है, द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिकाएं रंध्र के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करती है कि कब रंध्र को खुलना चाहिए, कब रंध्र को नहीं खुलना चाहिए, या कब रंध्र को पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो जब तीव्र प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश की मात्रा होती है और जल की उपलब्धता नहीं होती, उस समय ये द्वार कोशिकाएं क्या करती है, रंध्रों को बंद कर देती है ताकि जल की हानि नहीं हो। ठीक है, तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा वो जल और खनिज लवण जो है जड़ से तने में पहुंचते हैं और तने से होते हुए पत्ती में पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, जिस तरीके से पाइप से पानी को पहुंचाया जाता है, ठीक इसी तरीके की संरचनाएं जड़ में और तने में होती है जिनसे जल और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। तो ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। देखिए, अब ये किस तरीके से जड़ से होते हुए पत्ती तक पहुंचते हैं, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, क्या क्रियाविधि होती है, तो वो सारी बात हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर नंबर 11 आएगा उसके अंदर इससे रिलेटेड बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को वहाँ पढ़ने को मिलेगी।
अब एक बार थोड़ा सा मैं ऊपर जो बॉक्स आपको दिख रहा है उस बॉक्स की बात कर लेता हूँ। इस बॉक्स में देखिए आपको जो द्वार कोशिका जो शब्द आया उसके अंदर एक शब्द है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है, उस कोशिका के बारे में आपको परिचित करवाया गया है। वैसे डिटेल स्टडी इसकी जब आप उच्च कक्षाओं में चले जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल कोशिका क्या होती है ये छोटी सी बात आपको यहाँ बताई गई है। देखिए आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। एक इमारत की बात की जाए तो उसके अंदर जो ईंट होती है वो उसका संरचनात्मक पार्ट होता है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। तो इस सजीवों का जो शरीर होता है वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है और उन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका क्या है तो आप कहोगे कोशिका सजीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि उन इतने बड़े शरीर की संरचना किसके द्वारा होती है, कोशिका के द्वारा, इसलिए उसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। दूसरी बात बोली मैंने, क्रियात्मक इकाई भी कोशिका ही है। तो जितनी भी एक्टिविटी सजीवों के शरीर के द्वारा की जाती है वो सारी की सारी कोशिका के द्वारा ही की जाती है, इसलिए क्रियात्मक इकाई भी क्या हो गई, कोशिका हो गई। तो आप कहेंगे सजीवों की वह सूक्ष्म इकाई या सजीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका बहुत छोटी होती है, आँख से देखने पर दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ लेना पड़ता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए कुछ जीव जो होते हैं केवल और केवल एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, उनका शरीर एक ही कोशिका से निर्मित होता है, वो निम्न श्रेणी के जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये सब के सब क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात की जाए तो जितने भी जीव आपको पृथ्वी पर दिखाई देते हैं वो सब के सब बहुकोशिकीय जीव हैं। अगर हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इस कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाता है। कोशिका की संरचना जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे तो कोशिका की संरचना आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोशिका के केंद्र के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक सुगठित केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर ही सारा आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होता है। अभी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, केंद्रक की संरचना क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ये सब डिटेल स्टडी आगे की क्लासों की है। आपको यहाँ सिर्फ कोशिका से परिचित करवाया गया कि कोशिका शब्द होता क्या है। देखिए जो केंद्रक कहलाती है, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये एक कोशिका की डायग्राम आपको दिखाया गया है, आप जस्ट इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, इसको देख लीजिए और इसको रीड कर लेना आप एक बार। नीचे वाले पैराग्राफ पर आइए आप, देखिए एक पहेली है, जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं कर सकते। तो ये सवाल तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि पत्ती में ही ऐसी क्या विशेषता है कि वो भोजन का निर्माण कर लेती है जबकि जड़ भोजन का निर्माण नहीं करती, तना भोजन का निर्माण नहीं करता, फूल भोजन का निर्माण नहीं करता, फल में भोजन का निर्माण नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, पत्ती के अंदर रंध्र पाए जाते हैं जो कि गैसों का एक्सचेंज करते हैं। गैसों का एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब भोजन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, तो पर्याप्त मात्रा में या मैं ये कहूँ कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन भी होता है। उस ऑक्सीजन को इन्हीं रंध्रों के द्वारा ये पेड़ पौधे पत्ती से होते हुए वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको अन्य जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये व्यवस्था जो है क्लोरोफिल की और गार्ड सेल्स की, रंध्रों की, ये तने और अन्य भागों में नहीं पाई जाती। इसलिए अन्य भाग क्या करते हैं, बहुत ही नगण्य मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी बात मैंने करी, बार बार कह रहा हूँ कि क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल को हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इंग्लिश का वर्ड है। ये एक वर्णक होता है जो रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो इसी क्लोरोफिल के कारण हमें हरा दिखाई देता है।
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ये क्लोरोफिल ही करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सौर ऊर्जा का संग्रह पत्ती के अंदर नहीं होगा। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसकी बात मैंने पहले ही कर ली थी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा गया? इसको प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहा गया कि ये जो क्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा गया। ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थों के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम में आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये कच्चे पदार्थ होते हैं। और इनको कच्चे पदार्थों से भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, ऐसा कोई भी प्रक्रम नहीं है। अद्वितीय का मतलब अपने आप में ये एक अनोखा प्रक्रम है, इसके अलावा ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। देखिए, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इस पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का जो चरम स्रोत है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ये सूर्य ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है? सौर ऊर्जा पे किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने के लिए जगह जगह पे पावर प्लांट लगाए गए थे, तो ऐसा सोचा गया था कि अब बिजली की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, बिजली की किल्लत बढ़ती जा रही है। और अब लोग किसकी तरफ फोकस कर रहे हैं? सौर ऊर्जा की तरफ फोकस कर रहे हैं। जगह जगह पे सौर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस विद्युत ऊर्जा को जो सौर पैनलों के द्वारा बनाई जा रही है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यक्ति यूज करता है, और बाकी ऊर्जा को, बाकी बिजली को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, गवर्नमेंट को बेच रहा है। एक समय ऐसा था कि एक समय क्या, अभी भी अधिकांशतः ज़्यादातर हम गवर्नमेंट से बिजली खरीदते हैं। हमारे घरों में गवर्नमेंट से द्वारा लगाए गए पावर प्लांट से बिजली आती है और गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये सिस्टम पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा, हर व्यक्ति सौर पैनल लगा लेगा, तो उसे गवर्नमेंट से बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सौर ऊर्जा, या मैं कहूँ कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ये हम देख भी रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाला समय पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होता है तो पहली चीज़ तो वनस्पति का अस्तित्व संभव नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं उनका अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरा, अगर वनस्पति का अस्तित्व संभव नहीं है तो समूचे मानव समाज का, समूचे जीव जगत का अस्तित्व भी संभव नहीं है, क्योंकि श्वसन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है, श्वसन में काम में आने वाली जो ऑक्सीजन होती है, उसका उत्पादन ही एकमात्र ये पेड़ पौधे हैं जो करते हैं। और वो कौन सा प्रक्रम है? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये श्वसन में काम आने वाली ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो ऑक्सीजन के अभाव में समस्त जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। पहली बात तो भोजन उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। देखिए, परम आवश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निर्मित होती है। इसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ऑक्सीजन के अभाव में आप, मैं
और क्या कोई भी जीव पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर सकता। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अति आवश्यक क्रिया है। भोजन के बगैर तो फिर भी कुछ दिनों तक रह सकते हैं, कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन श्वसन अगर बंद हो गया, ऑक्सीजन अगर नहीं मिली, तो आदमी जीव तुरंत क्या कर जाएगा, परलोक सिधार जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, इस समीकरण को आप अच्छे से याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण से ग्रहण करी जाती है। वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है पत्ती की द्वार कोशिकाओं द्वारा रंध्रों से होती हुई पत्ती में प्रवेश करती है। जल जो है भूमि से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वो वाहिकाओं द्वारा तने से होता हुआ पत्ती में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो कि वातावरण से लिया मौजूद है, सूर्य का प्रकाश जो कि वातावरण में मौजूद है, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल उस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और फिर पत्ती के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसे प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कहते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन होता है पौधे का, पौधे द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट बनती है प्लस ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन पत्ती की द्वार कोशिकाओं द्वारा रंध्रों द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है, जिसको समस्त जीव श्वसन में उपयोग करते हैं। तो ये समीकरण आपको याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो जो मांड होता है, चावल पकाए होंगे आप लोगों ने, उसके अंदर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है पकने के बाद में, उसको मंड या स्टार्च कहा जाता है। तो पेड़ पौधों में जो संश्लेषित भोजन होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, वो मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। और संचित कहाँ होता है, पत्ती के अंदर संचित होता है। देखिए यहाँ पर आपको पत्ती का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये पत्ती हरे रंग की पत्ती है। देखिए ये हरे रंग की पत्ती आपको दिखाई गई है। इस पत्ती का सेक्शन जब काट लिया जाता है, जब आप आगे अगर आपको बायोलॉजी पढ़ने का अवसर मिले तो आप लोग ये ऐसे प्रैक्टिकल भी करेंगे और पत्ती का सेक्शन भी बनाएंगे। पत्ती का सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर हरे रंग की, जब माइक्रोस्कोप में लगाकर उस सेक्शन की स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में लगाकर हम देखते हैं तो हरे रंग की कुछ संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि इस टाइप की होती है। अब इस पत्ती के अंदर जो रंध्र होते हैं वो रंध्र इस टाइप के होते हैं। देखिए एक छिद्र होता है, बारीक छिद्र होता है, देखने से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से, अगर हम अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप हो और अगर हम उस माइक्रोस्कोप से इन रंध्रों को देखने की कोशिश करें तो हमें ये रंध्र दिखाई दे जाते हैं। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। ये द्वार कोशिकाएं पानी के हिसाब से, जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो ये फूल जाती है, जब पानी निकल जाता है तो पिचक जाती है। तो जब पानी भर जाता है तो फूल जाती है मीन्स ये क्या हो जाता है, खुल जाता है रंध्र। और रंध्र खुल जाता है तो इस रंध्र से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। ठीक है, जब जल की मात्रा कम होती है तो पत्ती में जल कम पहुंचता है। पत्ती में जल कम पहुंचता है तो ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, पिचक जाती है। पिचक जाती है तो ये बिल्कुल फ्लैट होकर इस तरीके से चिपक जाती है। देखिए यूँ चिपक जाएगी बीच में से। तो ये जो पार्ट दिख रहा है खुला, ये खुला पार्ट नहीं होगा तो इसमें से जल की हानि नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर से जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज भी बंद हो जाता है। देखिए तो अतः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाते हैं। जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित हो जाएगा, मंड के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। अब पत्ती के अंदर स्टार्च इकट्ठा हो गया तो इससे हमें पता चलता है कि सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पत्ती में स्टार्च इकट्ठा हुआ, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। वो आयोडीन टेस्ट कर लिया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ में नीला कलर देता है। स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ में नीला कलर देता है।
तो आयोडीन टेस्ट करने पर अगर नीला कलर आ जाता है तो इससे प्रूफ हो जाता है कि पत्ती के अंदर क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। समझ गए बात। अब स्टार्च मौजूद है तो स्टार्च आया कहाँ से, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो स्टार्च का निर्माण हुआ, यानी कि स्टार्च बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ये आपको पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिखाई गई है। ये एक पौधा है जिसकी ये पत्ती है, ये और ये हरी पत्ती है। पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद है इसलिए ये हरी दिखाई दे रही है। नीचे यहाँ पर ये मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें हैं जो क्या कर रही है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। और सूर्य से आने वाला प्रकाश पत्ती के ऊपर गिर रहा है तो ये जो क्लोरोफिल है वो इस सौर ऊर्जा को या इस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरी बात, वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज भी वातावरण के साथ में इस पत्ती द्वारा हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस सिंपल सा आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र है ये, जिससे आपको पता चले कि प्रकाश संश्लेषण आखिर किस तरीके से होता है। देखिए नेक्स्ट है, एक पहेली आपको दी गई है। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इतनी देर से हम भी यही बात कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। तो क्या केवल हरी पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है? कुछ पौधों की पत्तियां आप लोगों ने देखी होगी, लाल भी होती है, बैंगनी भी होती है, भूरे रंग की भी होती है। तो क्या उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? और ऐसा क्या कारण है कि उनकी पत्तियां हरी होने की बजाय लाल, भूरी या फिर मैं कहूँ बैंगनी रंग की होती है? तो देखिए पत्तियों के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। उनमें से एक वर्णक के बारे में हमने बात करी कि क्लोरोफिल होता है, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, और ये हरित लवक हरे रंग का होता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ वर्णक ऐसे होते हैं जो लाल रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ वर्णक बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ वर्णक ऐसे भी होते हैं जो भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ वर्णक अवर्णी भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, वो किसी प्रकार का रंग अपना प्रकट नहीं करते। तो देखिए इन दूसरे वर्णकों के साथ में हरित लवक भी वहाँ पर मौजूद होता है, बट वहाँ पे हरित लवक क्या होता है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि ये वर्णक प्रभावी हो जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं या ढक देते हैं। इसलिए जितने अमाउंट में, जितनी दर से पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, उस दर से ये लाल, बैंगनी या भूरे रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता तो है, बट हरी पत्ती की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। देखिए पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल से कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखिए जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पौधों को पानी बहुत ही कम मिल पाता है, जड़ें बहुत गहराई से पानी का अवशोषण करती है। अगर पत्ती हमेशा की तरह पूरी तरह से विकसित रहे या 12 महीने पौधे के साथ रहे तो उससे जल हानि बहुत ज़्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे जल हानि ज़्यादा होगी, और जल हानि होने से पौधे की क्या हो जाएगी, जल की कमी से मृत्यु हो जाएगी या पौधा नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये मरुस्थलीय पादप क्या करते हैं, मरुस्थलीय पादप ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से पहले ही अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, या फिर इनकी पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि कम से कम हो। और इनका जो तना होता है वो एकदम मांसल और गूदेदार हरा हो जाता है। जैसे नागफनी आप लोगों ने देखी होगी, एक जीरोफिटिक प्लांट है, मरुस्थलीय पादप है। बबूल आपने देखा है, खेजड़ा आपने देखा है, इन सब की पत्तियाँ छोटी छोटी होती है और कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इसका कारण ही यही होता है कि अगर इनकी पत्तियाँ चौड़ी होगी, बड़ी होगी, तो ये चूँकि जीरोफिटिक प्लांट है, मरुद्भिद प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेशों में उगते हैं अधिकांशतः, जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पत्तियाँ अगर अच्छी विकसित होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि ज़्यादा होगी और पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, जो कि वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता। इसलिए ये पौधे ग्रीष्म ऋतु से पहले या तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, या क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को
किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इनके हरे तने के द्वारा संपन्न होती है। अब देखिए एक क्रियाकलाप यानी कि एक प्रैक्टिकल आपको करना है। इसमें आपको क्या करना है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक गमले में सेम पौधे लगा लो, दो गमलों के अंदर अलग अलग 2 गमले ले लो और एक तरीके के पौधे लगा लो। एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। एक को अंधेरे में रख दो, एक गमले को दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख दो। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अब देखिए कक्षा 6 में आयोडीन परीक्षण करना आपको बता दिया है। आयोडीन परीक्षण में क्या होता है कि जो पौधा होता है उसकी पत्ती को उसकी पत्ती को तोड़कर उसका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि पत्ती के अंदर अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है तो उसके अंदर स्टार्च संचित होगा, और स्टार्च संचित होगा तो जैसे आयोडीन टेस्ट करोगे वो नीला रंग शो करेगा। और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है तो वो नीला रंग शो नहीं करेगा। अब जैसे आपने अंधेरे में 72 घंटे के लिए एक पौधे को रखा, एक पौधे को आपने बाहर धूप के अंदर रख दिया, तो जो पौधा बाहर धूप में रखा हुआ है उसको तो सब चीज़ें मिल रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, उसको जल भी मिल रहा है, उसको खनिज लवण भी मिल रहे हैं, उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और स्टार्च का निर्माण भी करेगा। इसलिए जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो आयोडीन टेस्ट वहाँ पे वो देगा भी, नीला कलर प्रकट करेगा। लेकिन जो पौधा आपने 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, भले ही कम मिले लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। गमले के अंदर लगा रखा है तो गमले में अगर आपने पानी दे रखा है तो पानी भी उसको मिल जाएगा जड़ के द्वारा, लेकिन उसको आपने अंधेरे में रख दिया इसलिए उसको क्या नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च का निर्माण नहीं कर पाएगा, और स्टार्च का निर्माण नहीं कर पाएगा तो वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए, अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब उस गमले को जो अंधकार में था उसको आप सूर्य के प्रकाश में रख दो। सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो उसको सूर्य का प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ कर देगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ कर देगा तो उसकी पत्ती में स्टार्च का निर्माण हो जाएगा। अब आप स्टार्च आयोडीन परीक्षण करेंगे तो वो नीला कलर देगा, यानी कि आयोडीन टेस्ट दे देगा, जो ये शो करता है कि उसके अंदर भी क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई। देखिए, सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रेक्षण का मतलब होता है ये सब क्रियाएं जब आपने करी तो आपने क्या देखा। पहले आपने अंधेरे के कमरे में रखे पौधे का आयोडीन टेस्ट किया तो किसी तरीके का कोई कलर नहीं आया, तो आप लिखेंगे कि इसने आयोडीन टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बाहर रखा, 2-3 दिन बाद फिर से आयोडीन टेस्ट किया तो अब की बार उसने कलर दे दिया, तो आप लिखोगे इसने आयोडीन टेस्ट दिया। तो प्रेक्षण का मतलब आपने क्या देखा। देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, जो मैं पहले ही बात कर चुका। ऊपर जो एक बॉक्स में अपन ने बात करी थी कि जो नीले रंग की पत्तियां होती है, लाल रंग की पत्तियां होती है, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो प्रभावी नहीं होता, दूसरे वर्णकों द्वारा क्या कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात उसे ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए, यह कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। देखिए, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी, जैसे काई लग जाती है ना, काई जिसको आप काजी बोलते हो। अब बरसात का मौसम चल रहा है, आप देखोगे जहाँ भी पानी रुका हुआ है या कुछ दिनों के लिए पानी ठहर जाता है तो वहाँ पे हरी हरी सी काई जम जाती है। तो देखिए, अवपंकी या काई जैसे पादप देखे होंगे, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो काई क्या है, काई को साइंस की लैंग्वेज में शैवाल कहा जाता है। काई भी एक सूक्ष्म पौधा है। काई क्या है, एक पौधा ही है जिसे शैवाल कहा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल हरे झक होते हैं वो।
तो उनके हरे रंग का क्या कारण है? उनके हरे होने का कारण भी क्लोरोफिल ही होता है। उनके अंदर प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल मौजूद है, और जब प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल मौजूद है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो वो स्वयं अपना भोजन भी बनाएंगे। और जो जीव या जो पौधा स्वयं अपना भोजन बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। इसकी बात अपन स्टार्टिंग में कर चुके हैं। तो शैवाल क्या है? शैवाल एक स्वपोषी पौधा है, ठीक है। अतः इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। क्या होता है? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है।